आदरणीय कुमुद वर्मा जी अहमदाबाद से हैं। आप वरिष्ठ साहित्यकार, बाल साहित्यकार और एक अच्छी वक्ता है। मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मस्तानों की टोली की लेखिका, बाल साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर विमला जी भंडारी, आपकी प्रतिभा का परिचायक, आपका विश्व स्तर पर बाल साहित्य में जो नाम है वो ही काफी है। आप वामा संस्कृत एवं साहित्य अकादमी की बाल साहित्य की प्रभारी हैं। सलीला संस्था सलूम्बर की आप अध्यक्षा हैं और अभी हाल ही में जो राही रैंकिंग के अंतर्गत जितने भी शीर्ष लेखक की सूची में आपका शुमार होना, आपकी सुंदर लेखनी का परिचय, मतलब मैं तो क्या दूं, पूरा बाल साहित्य जानता। और मैं तो यहाँ ये भी विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती हूँ कि जो बाल साहित्य की जो वर्कशॉप चलती है, जिसमें हम जैसे जो लेखक, जो अभी लेखक तो मैं अपने आप को नहीं कह सकती, लेकिन हम जैसे जो बच्चे हैं साहित्य के, वो भी सीख रहे हैं प्रतिदिन। आप द्वारा जो बाल साहित्य पटल पर एक अलग अलग विधाओं में जो हमारे मास्टर्स जो आते हैं, उनसे हम लोग सब सीख रहे हैं। वाकई आप बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। आप सभी का मैं बारंबार अभिनंदन करते हुए आज की इस पुस्तक पर आदरणीय विमला जी भंडारी के लिए बस कुछ बात कहना चाहूंगी कि यदि सृष्टि में शब्द की ज्योति प्रदीप्त ना होती, यदि सृष्टि के अंदर शब्द की ज्योति प्रदीप्त ना होती, तो ये सृष्टि घोर अंधकार में निमग्न रहती। इन्हीं सुंदर शब्दों के सौंदर्य से सृजित होता है नवसृजन। जब भी कोई नया जीव इस प्रकृति के अस्तित्व में आता है, वह बहुत खूबसूरत होता है। वह नन्ही कोपलों के साथ खिली हुई, चाहे नव पल्लवों से सजी हुई सुंदर महकती क्यारी हो, या फिर किसी साहित्य जगत की नवीन पुस्तक का पर चर्चा या उसका विमोचन या उस पर चर्चा या उसकी बात करना, वो इतना ही सुखद होता है। मनोभाव में हर्षातिरेक की स्थिति सब में समान होती है। जब कोई नया आता है, चाहे नया बच्चा हो, नई कली खिलती हो, या कोई भी नई साहित्य, तो आज जो विमला दीदी का चेहरा है वो भी बिल्कुल अपनी इस पुस्तक चर्चा में पूरा गुलाबों सा खिला हुआ हो रहा है। और मैं उनकी मुस्कुराहट को बस कुछ इस तरह बयां करूंगी। कुछ गीत लिखूं संगीत रचूं, कुछ गीत लिखूं संगीत रचूं, लय ताल राग के संगम से मैं थिरक थिरक कर झूम उठूं, आनंद मंगल हो तन मन से। आपको पुस्तक की बहुत बहुत बधाई। और अब मैं सुंदर पुस्तक में क्या है, कैसा है, इसके बारे में अपने विचार रखने के लिए विनम्रता पूर्वक, बड़े सम्मान पूर्वक हमारे समारोह के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय संजीव कुमार जी जायसवाल को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। बहुत मधुर गीतों के सुंदर बंद होते हैं, बहुत मधुर गीतों के सुंदर बंद होते हैं, बहुत पवित्र वेदों की श्रुति के छंद होते हैं। यूं तो कई लोग जन्म लेते हैं धरा पर, जिनको ये दुनिया याद करे ऐसे लाल चंद होते हैं, जिनको ये दुनिया याद करे ऐसे लाल चंद होते हैं। निसंदेह बाल साहित्य के अंदर आदरणीय संजीव कुमार जी जायसवाल साहब का नाम बिरले व्यक्तित्व के रूप में है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ पुस्तक पर अपनी बात कहने के लिए। परम आदरणीय श्री संजीव कुमार जायसवाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, स्वागत है। सबसे पहले मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष अपने नाम राशि। एक मिनट, आपका जो है ना वीडियो स्टार्ट कर दीजिए, आपका फोटो नहीं आ रहा है। और जिनके दूसरे लोगों के माइक चालू हो वो माइक बंद कर दे ताकि आवाज नहीं गूंजे। नमस्कार संजय साहब। सभी अपने माइक म्यूट कर दे, नमस्कार। केवल संजीव जी का ही चालू है। जी जी, चलिए, संयोग है कि हम दोनों लोग एक ही नाम राशि के हैं। आपसे हम लोग काफी प्रेरणा लेते रहे हैं। ऐसा? जी जी, आपका काफी स्नेह रहा है लेखकों के ऊपर। हमारी भी पुस्तक आपने प्रकाशित की है, लंका का लोकतंत्र, उसके लिए हृदय से आभार। अगर डॉक्टर विमला भंडारी जी की बात की जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि सृजन तो बहुत से लोग कर रहे हैं,
लेकिन सृजन करने वालों के पौध तैयार करने में डॉक्टर विमला भंडारी जी जितना उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, उसकी मिसाल दूसरी मिलना मुश्किल है। लगातार पिछले जाने कितने वर्षों में सलम्बूर में ये कितनी प्रतियोगिताएं करवाती हैं, कितने पुरस्कार वितरित करती हैं, कितने बाल साहित्यकारों का मेला वहां पे करती हैं। मैं तो साक्षी रहा हूं और देश भर के कई जगह कार्यक्रमों में जाता रहा हूं, लेकिन विमला भंडारी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों के पल पल का जितना ख्याल रखती हैं उतना कोई नहीं रखता। तो जितनी अच्छी वो होस्ट हैं उतनी ही अच्छी लेखिका भी हैं, कई विषयों पे लिखती रही हैं। यात्रा वृत्तांत आपके हम लोगों ने पढ़े, बहुत ही जीवन से ऐसा लगता था कि हम लोग यूरोप टहल रहे हैं। और उनकी विशेषज्ञता जो है वो बाल साहित्य पे है। और अभी हाल ही में अद्वैत प्रकाशन से प्रकाशित उनकी पुस्तक मस्तानों की टोली मिली। इसमें कुल 12 कहानियां हैं, जिसमें से मैं 11 पढ़ सका, आखिरी कहानी नहीं पढ़ सका। और हर कहानी का विषय वस्तु अलग है, और उसका केवल विषय वस्तु अलग नहीं है, उसका प्रस्तुतिकरण का तरीका भी अलग है। और उससे भी विशेष है जो इन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है, इस नए जगत के संसार कहानी संसार में 1.5 पेज की भूमिका में इन्होंने अपनी हर कहानी का, मैं तो कहूंगा एक तरीके से विज्ञापन कर दिया है। 2-2 लाइन में इतनी क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी है कि एक बार पुस्तक हाथ में आने के बाद आदमी तुरंत पढ़ना शुरू कर देगा अगर इस 1.5 पेज की भूमिका को पढ़ लेता है। और साथ ही एक पहेली भी दिखाई गई है, बनाई है, तितली को फूलों तक पहुंचाओ। विमला जी शायद ये आप ही ने बनाया है ना? पहली कहानी है इसमें लापता हुआ पैकेट। छोटी सी कहानी है लेकिन ये मन को द्रवित कर देती है। इस कहानी में माँ अपने घर में खाना बनाने के बाद जो एक रोटी बचती है उसको एक पैकेट में रख देती है और पैकेट चोरी हो जाता है। वो पूरे घर से पूछती है लेकिन पता नहीं चलता कि आखिर वो रोटी के पैकेट की चोरी किसने की। अगले दिन माँ योजनाबद्ध तरीके से चोर को पकड़ती हैं तो पता लगता है कि चोर कोई और नहीं, उनका बेटा था। माँ को बहुत आश्चर्य होता है कि तुमको चोरी करने की क्या जरूरत थी, हमको बताते, हम दे देते तुमको। तो जब कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं तो पता लगता है कि उस बच्चे का एक सहपाठी है, उसकी माँ नहीं है, गरीब है। क्या आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही। तो बच्चा भूखा रहता है, उसके लिए ये कहानी का नायक अपने घर से रोटी चोरी करके ले जाता है और उसको खिलाता है। उस बच्चे को रोटी खाने के बाद जो खुशी मिलती है वो वर्णनातीत है। कहानी का सबसे सशक्त भाग है जब बेटा चोरी की बात कबूलता हुआ कहता है, आखिरी में पूछता है, माँ मैंने कोई गलत तो नहीं किया है, और माँ उसे गले से लगा लेती है। अद्भुत कहानी है। और दूसरी कहानी है कच्ची पौध। उसमें तो लगता है कि कई बार मेरे मन में जो प्रश्न उठते रहे हैं उन्हें आदरणीय विमला भंडारी जी ने आकार दे दिया है। मैं अक्सर लोगों के घरों में जाता हूं, वहां देखता हूं कि लोगों ने पिंजड़े में तोता पाल रखा है या कछुआ पाल रखा है या मछलियां पाल रखी हैं। तो मुझको अच्छा नहीं लगता। लोग इसे शुभ मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है अपना शुभ करने के चक्कर में हमने उन बेजुबान प्राणियों का जीवन बर्बाद कर दिया। इस कहानी में भी यही है। बच्चे हैं, वो कछुआ पालना चाहते हैं, दादाजी बाहर गए हैं और उससे डिमांड करते हैं कि हमारे लिए कछुआ लेके आओ। बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन दादाजी वादा करने के बावजूद कछुआ नहीं लाते हैं। बच्चे बड़े दुखी होते हैं, लेकिन जब दादाजी बताते हैं कि कछुओं का जीवन कितना स्वच्छंद है, नदियों में, तालाबों में, पेड़ों के किनारे वो स्वच्छंद जीवन व्यतीत करते हैं, अगर हम उन्हें घर में पालते हैं तो उनके लिए वो एक सोने का पिंजरा हो जाएगा। बहुत प्रेरणादायक कहानी है। तीसरी कहानी है दोसा ने बदली आदत। मुझे लगता है कि इस समय जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है युवा पीढ़ी का, उसको ये कहानी पढ़नी चाहिए। ये कहानी बाल कहानी तो है ही, साथ ही साथ जो 30-35 साल के युवा हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। आजकल
जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं सब लोग जानते हैं कि सुबह होते ही बच्चे एक तो देर से उठते हैं और आंख खुलते ही लैपटॉप खोल लेते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं। अंधाधुंध काम, सुबह से लेकर रात तक काम, बैठे बैठे ही बिस्तर पे खाना खाना, बैठे बैठे ही चाय पीना, नाश्ता करना। इस कहानी में भी यही होता है। और जो कहानी का नायक है, वो माँ जो नाश्ता बना के गई है वो नहीं खाता है और ऑनलाइन ऑर्डर करके डोसा मंगाता है और लैपटॉप पे काम करते करते बिना देखे डोसा खाता रहता है। अचानक उसका मुंह कड़वाहट से भर जाता है तो देखता है कि डोसा के अंदर बीड़ी का जला हुआ टुकड़ा था। शायद जो कुक बना रहा होगा उसका जूठा रहा होगा। उसको देख के उसका मन बिल्कुल विचलित हो जाता है और आगे से प्रण करता है कि वह इस तरीके से कोई चीज अनाप शनाप मंगा के नहीं खाएगा और डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। और एक कहानी है चमकीला पीला पत्थर। विमला जी, क्या ये पीला पत्थर वास्तव में होता है जो इस कहानी में आपने जिक्र किया है? विमला जी? जी जी हाँ, होता है। मतलब ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हाँ, आप कभी जैसलमेर जाएंगे तो आपको वहां पे ऐसा पीला पत्थर मिलेगा। उसकी ग्लास भी होती है, बाउल होती है, प्लेट्स होती हैं। और ग्लास में अगर आप दूध भर के भी रख देते तो भी दूध बढ़िया हो जाता है, स्वाद बढ़ जाता है उसका। चलिए, एक अपने जैसलमेर के एक विशेष पत्थर का उल्लेख करते हुए आदरणीय विमला भंडारी जी ने एक बहुत अच्छा रोचक कहानी का ताना बाना बुना है। इसमें वहां पे एक पीला पत्थर पाया जाता है जिसको अगर दूध से स्पर्श करा दिया जाए तो दूध दही बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे रासायनिक तत्व हैं जिनका वर्णन आपने कहानी में किया है, जिसमें दही जमाने के गुण होते हैं और उसको लेने के लिए एलियन आते हैं दूसरे ग्रह से। तो ये एक भारतीय संस्कृत परंपरा को आपने जिस प्रकार से एलियन से जोड़ा है वो उत्सुकता तो पैदा ही करता है और प्रशंसनीय भी है। और शीर्षक कहानी मस्तानों की टोली, उसका तो कहना ही क्या है। आजकल चारों तरफ रील बनाने का, वीडियो बनाने का फैशन है। कई लोग इसमें तो दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं, जान भी गंवा देते हैं। इसमें भी बच्चा है, रील बनाने का शौकीन है, लेकिन उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं। वो अचानक एक दिन वो अनोखी रील बनाता है मस्तानों की टोली की। मैं बताऊंगा नहीं, अदरवाइज कहानी को पढ़ने का चार्म खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उसका जो रील वायरल हो जाती है, उसका आपने ऐसा वर्णन किया कि जैसे लगता है कि बिल्कुल आंखों के सामने आ गया। सभी कहानियां एक से बढ़कर एक है, किसका जिक्र करूं किसका ना करूं। लेकिन कुछ कहानियां हैं जो विषय से हटकर हैं और पारिवारिक ताने बाने को मजबूत करने का संदेश देती हैं। जैसे जेजू में आई, इसमें एक नन्ही बालिका है, उसकी माँ की डिलीवरी होने वाली है और वो आश्चर्यचकित है, लोगों से पूछती है, उसकी समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है, माँ का पेट फूला क्यों है, माँ अस्पताल क्यों गई। दुनिया भर के उसके दुनिया जहान के प्रश्न उसके दिमाग में हैं। लेकिन परेशान भी है, रोती भी है कि माँ को क्या हुआ। लेकिन बाद में जब उसको पता लगता है कि बेटा हुआ है माँ को, हमारा भाई आया है, तो वो स्वयं उसका नामकरण कर लेती है। बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। और एक कहानी, उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो गप मारने के ऊपर है। बड़ी मनोरंजक कहानियां हैं। हम लोगों के बचपन में खूब गप मारे जाते थे और गप्पियों के ऊपर खूब कहानियां आती थी। तो आपने बहुत सशक्त ढंग से गप्पियों के ऊपर कहानी लिखी है। अद्भुत कहानी है और बहुत ही मनोरंजक कहानी है। और एक कहानी तो बिल्कुल जनरल नॉलेज वाली है जो आपने वेस्ट इंडीज की टीम को लेकर लिखी है। शायद उसका शीर्षक कुएं का मेढक है। इसमें बच्चे नया खेल खेलते हैं और खेल खेल के माध्यम से वेस्ट इंडीज में कितने द्वीप समूह हैं, उसमें कौन कौन से द्वीप में क्रिकेट खेला जाता है, किन किन द्वीपों के खिलाड़ियों को मिला के वेस्ट इंडीज का नाम दिया गया है, वो आप कहानी पढ़ते जाइए और आपकी जनरल नॉलेज में वृद्धि होती जाएगी। सामान्यतः जब कहानी के माध्यम से जबरदस्ती ज्ञान परोसने की कोशिश की जाती है तो कहानी नीरस हो जाती है।
लेकिन ये विमला भंडारी जी की लेखनी की सशक्तता है, उनकी ऊर्जा है, उनका अनुभव है कि उन्होंने सामान्य ज्ञान की बातों को एक कहानी की माला में पिरोकर इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि मनोरंजन भी होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है, उत्सुकता भी बनी रहती है। यह संग्रह की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। मैंने 11 कहानियां पढ़ी हैं और किसी में भी विषय वस्तु का दोहराव नहीं है। जैसा कि प्रारंभ में मैंने कहा, विषय भी अलग है, उनका प्रस्तुतिकरण भी अलग है। कुछ कहानियां दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर देती हैं और हमको सोचने पे मजबूर कर देती हैं। कुल मिला के एक बहुत ही खूबसूरत संग्रह है, जिसे हम एक 12 महीने की कहानियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कह सकते हैं कि 12 कहानियां इसमें हैं। और इसको आद्विक प्रकाशन ने प्रकाशित भी बहुत ढंग से किया है, अच्छे तरीके से किया है। हर कहानी के साथ कहानी के थीम को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं, जो आकर्षण बढ़ा देते हैं, क्योंकि बच्चों की कहानियों में चित्रों का बहुत महत्व होता है। और सभी चित्र बहुत ही रेखांकन है, लेकिन बहुत ही जीवंत है। चित्रकार की भी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। कुल मिलाकर यह संग्रह विमला भंडारी जी की जो ख्यात है, उनकी जो कीर्त है, जो उनका अनुभव है, उसको और ज्यादा प्रतिष्ठा प्रदान करता है। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय विमला भंडारी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरीके से अपनी लेखनी से बाल साहित्य को समृद्ध करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया आपने इस पुस्तक पर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार। इतने अच्छे उद्बोधन से इस कहानियों को के प्रति और ज्यादा उत्सुकता जागी है। और निस्संदेह जिन्होंने इन कहानियों को पढ़ा है, उन्हें बार बार मन करता है कि इन कहानियों की जो अद्भुत कथानक है, इनके विषय है, उन पर अपनी बात भी कहे, अपनी चर्चा भी करे। और विद्यालय के बच्चों में भी जब ये किताब अपनी पहुंची, तो ये उन्होंने भी, बच्चों ने बहुत इस पे आनंद महसूस किया। जिनके लिए लिखा गया, उन्हीं के द्वारा इसको सराहा गया। और आपकी के उद्बोधन के लिए आप श्री का आभार। अब मैं परम आदरणीय जो हमारे आज के अध्यक्ष महोदय हैं, आदरणीय संजीव जी सर को आमंत्रित करने से पहले मैं उनके बारे में चंद पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। है साहित्य से प्यार इनको, है साहित्य से प्यार इनको, यह बहुत है काम के। ये बदल सकते हैं नक्शे साहित्यिक आयाम के। जगत को विश्वास इन पर, वो उनका वंदन करेगा, फिर वही अर्चन करेगा और फिर अभिनंदन करेगा। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक परम आदरणीय संजीव जी सर से निवेदन करती हूँ कि आप हमें अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आदरणीय संजीव जी सर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हमें तो सुनाई पड़ रही। तो सर को आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आदरणीय आप उनको याद दिलाइए, वो म्यूट है। संजीव जी को स्क्रीन पे ले लीजिए। जी, उनको स्क्रीन पे ले लीजिए। वो तो है स्क्रीन पर, तो पर वो शायद आवाज क्यों नहीं आ रही है? उन्होंने क्या ऑडियो भी वो भी बंद कर दिया क्या? विमला दीदी, नहीं वो मेरे से तो नहीं आ रहे हैं, इसमें से तो शायद कोई या तो तकनीकी कुछ कारण रह रहा है। आदरणीय संजीव जी सर। हाँ 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 सर, जी। आपको मैं विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक निवेदन करती हूँ, आप फिर अपना उद्बोधन प्रदान मैं करें। बाद में आपको बात करता हूँ। धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों,
वामा अकादमी के कार्यक्रम में आज की शीर्षक घटना है या पुस्तक चर्चा पर हम देख रहे हैं मस्तानों के टोले। दीदी को पहले तो बधाई इस पुस्तक के लिए। दूसरे हम ये कहना चाहेंगे कि इस प्रकार का सृजन उनके द्वारा निरंतर हो रहा है। मुझे तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे आश्चर्य होता है कि वो कैसे इतना कर लेते हैं। कार्यक्रम भी, ऑफलाइन कार्यक्रम भी, ऑनलाइन कार्यक्रम भी, लेखन भी, और बच्चों के लिए जितना वो समय देते हैं वो मैं समझता हूँ शायद ही कोई देता हूँ। मस्तानों के टोले की कहानियाँ मैंने सरसरी तौर पर देखी, पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन इतना ज़रूर मुझे समझ में आया कि सारी कहानियों में नया कथानक है, नई विषय वस्तु के साथ उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरीके का नवाचार नए विषय वस्तु के ऊपर बच्चों के लिए जो लिख रही हूँ वो महत्वपूर्ण है और ये क्रम जारी रहे। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि उनकी जो शिल्प विधान है, जिस तरीके से वो विभिन्न प्रसंगों को विभिन्न प्रकार से सृजित कर देते हैं, रचना कर देते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के लिए किया है, जो उनकी अवदान है, उसकी प्रशंसा में आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि मार्च में होने वाले पीपे फाउंडेशन और इंडिया नेटवर्क बुक्स अवार्ड के लिए उनका चयन कर लिया गया। बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत 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 बधाई। बधाई। आपका चयन साहित्य विभूषण सम्मान के लिए किया गया है, जो मार्च में पहले हफ्ते में किया जाएगा। मैं अपने संस्थाओं की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से बाल साहित्य पर वो काम कर रहे हैं, और उनको शीर्ष पे, शिखर पे देखना मुझे अच्छा लगेगा। तो 1 मार्च को अभी निर्धारित रहती थी उनसे मुलाकात होगी और हम उन्हें सम्मानित करेंगे। किताब के बारे में बहुत अधिक कह पाना मेरे लिए इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वो अपना सृजन कार्य जारी रखें। और मैं इस चीज़ की प्रतीक्षा में हूँ, इंडिया नेट बुक्स के पास दीदी की किताब कब आते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूँगा। कार्यक्रम बढ़ाइए आगे। जी, आपका बहुत बहुत आभार, और दीदी को हम बहुत सारी हमारी सबकी तरफ से शुभकामनाएं कि नव वर्ष का आपको इतना बड़ा अवार्ड जो मिल रहा है। आदरणीय संजीव सर का तो आभार व्यक्त करते हैं, और आदरणीय विमला जी भंडारी को बहुत 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 सारी बधाई। बधाइयाँ, और नव वर्ष आपके लिए इसी तरह और बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान लाए, यही मेरी माँ भगवती से विनम्र प्रार्थना है। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी समारोह की इस पुस्तक चर्चा की जो मुख्य वक्ता आदरणीय कुमुद वर्मा जी हैं, मैं उन्हें बड़े विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ कि आप पुस्तक पर अपनी बात रखें। आदरणीय कुमुद जी वर्मा। धन्यवाद विमला जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय, मेरा मतलब है डॉक्टर संजीव द्वय, लेखिका महोदया डॉक्टर विमला भंडारी जी, संचालक महोदया एवं श्रोतागण, आप सभी को यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ। पुस्तक का नाम मस्तानों की टोली, 64 पेज की पुस्तक डॉक्टर विमला भंडारी द्वारा लिखित अद्वैत पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित है। कवर डिजाइन दिलीप शर्मा जी का है और प्रूफ रीडिंग डॉक्टर स्वाति चौधरी द्वारा की गई है। पुस्तक की सज्जा विपिन
राजभर जी की है। पुस्तक का मूल्य 160 रुपए रखा गया है। पुस्तक में चित्रों को बच्चों के रंग भरने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट ही छोड़ दिया गया है। वह एक आकर्षण बच्चों के लिए बनाता है। 2 पहेलियां संकलित की गई हैं, बहुत ही जिज्ञासा जगाती हैं। पुस्तक हाथ में आते ही पहले मैंने भी वही भरी थी। बुराई तो किसी की कभी भी कहीं भी जी खोलकर कर सकते हैं, लेकिन प्रशंसा के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य शुरू करती हूँ। उपरोक्त पंक्तियां मैंने आदरणीय विमला भंडारी जी के लिए कही हैं, जिनके अंदर मैंने यह गुण पाया है। जब भी मिली हूं या जिसको भी मैंने मिलाया, मैंने ये जाना कि उन्होंने उसके छुपे हुए गुणों को पहचान कर हमेशा उसको आगे बढ़ने में मदद की है। उनकी पुस्तक मस्तानों की टोली अपने अंदर 1 दर्जन कहानियां समेटे हुए है। उन्होंने अपना इसमें क्रम दिया है, लेकिन आज मेरा क्रम मेरी पसंद के अनुसार है। मैंने डॉक्टर विमला भंडारी को सरप्राइज क्वीन का नाम दे दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि पुस्तक पे चर्चा करनी है। मैंने हाँ कर दी, और जब बैनर बन के आया तो मैंने देखा कि उन्होंने मेरा नाम मुख्य वक्ता के रूप में डाला हुआ था। ऐसे छोटे मोटे सरप्राइज वो मुझे देती रहती हैं। चलिए पुस्तक की बात करते हैं। सरप्राइज की क्वीन, आखिरी कहानी और मेरी पसंदीदा कहानी। सरप्राइज की क्वीन शीर्षक के अंतर्गत कहानी जो है वो एकता का रोचक पाठ पढ़ाती है। समाज में किस तरह एकजुट होकर अपने अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है, यह संदेश देने में कहानी सक्षम है। इस कहानी की अंतिम पंक्ति, हाँ पक्के से वह शिष्य मैं ही था, आगे की उत्सुकता को जगाता है। लापता हुआ पैकेट मुझे भाव विभोर कर गया। कहानी जिस तरह बच्चे के भावों को दर्शाती है, वह समाज के लिए एक अच्छा संदेश भी है। उसका कहानी पेज नंबर 11 से मैं पढ़ती हूँ। घर में रोजाना पैकेट ऐसे ही सूखता हुआ देखता हूँ। आप इसे डस्टबिन में डाल देती हो। कल मैंने रोटी के पैकेट को उठा लिया और भूखे बच्चे को दे दिया। इन पंक्तियों को मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और इसी ही पहरे की अंतिम पंक्ति मैंने उठाई है। पैकेट में लिपटी रोटी देखकर वह खुश हो गया था। यह एक वाक्य ही बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे देता है। अगली कहानी है कच्ची पौध। कहानी का शीर्षक एक वयस्क की परिपक्व सोच को दिखाता है। ऐसे ही मनोभाव से मैंने इस कहानी को पढ़ना शुरू किया। बच्चे जिस तरह कछुए के बारे में योजना बनाते हैं, कहानी के शीर्षक को सार्थक करता हुआ लगा। उनको जो दादाजी संदेश देकर सुनाते हैं, वह शीर्षक को सफल बनाता है। दादाजी का प्यार से 2 वाक्यों में बच्चों को संदेश देना बहुत कुछ समझा दिया गया है। अगली कहानी, डोसा ने बदली आदत। बाहर से खाना मंगाने की आदत ने किस तरह बच्चों की सेहत पर प्रभाव डाला और उनकी मनस्थिति बदल गई है, आदरणीय विमला जी बहुत सधे शब्दों में यह बात समझाने में समर्थ हुई हैं। कहानियों को पढ़ते हुए कुछ शब्दों ने ध्यानाकर्षण किया। यह बात दिमाग में आई कि लेखक जिस राज्य विशेष में रहता है, वहां के शब्दों का प्रभाव उसकी लेखन शैली में अवश्य ही दिखता है। यह स्वयं मैंने अपने लेखन में भी अनुभव किया है, और ये सब शब्दों को देखने और पहचानने के बाद मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बदलती तस्वीर। अगली कहानी, विदेशी परिवेश का फायदा उठाते हुए और आज की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लिखी गई है। कहना उचित होगा कि आज के समाज में यह कहानी पूर्णतः प्रभावी रहेगी। चमकीला पत्थर। जब मैंने कहानी को पढ़ना शुरू किया तो मेरा ध्यान पीला पत्थर शीर्षक बहुत आकर्षित करने के कारण उसमें रम सा गया। एक बच्चे की तरह मैं इस कहानी को अंत तक पत्थर को जानने के लिए पढ़ती गई। मैं क्योंकि बहुत घूमती हूँ, तो उस पीले पत्थर से मैं खुद को कनेक्ट कर पाई, और जो महत्वपूर्ण फायदे गिनवाए गए हैं, वास्तव में ही वह प्रशंसनीय है। पेज नंबर 31 से मैं कहानी की 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। इस पत्थर में अमीनो एसिड फिनाइल एलिनिया, रिफ्टाफेन, टायरोसिन है।
ये केमिकल दूध से दही बनाने में सहायक होते हैं। इसमें जमा दही मीठा और सौंधी खुशबू वाला होता है। हाबुड़ गांव के भूगर्भ से निकलने वाले इस पत्थर में कई खनिज व अन्य जीवाश्मों की भरमार है जो इसे चमत्कारी बनाते हैं। लेखिका ने पत्थर की उपयोगिता को समझने के साथ साथ इस पर पूरी रिसर्च करके और व्यापक जानकारी देकर इस कहानी को लिखा है। शीर्षक कहानी मस्तानों की टोली। आज YouTube के प्रचलन और वीडियो बनाने की प्रभावी होती शैली को रचनात्मकता के माध्यम से लेखिका ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। चित्र भी प्रभावी बन पड़ा है जो कहानी को अधिक रोमांचक बनाने में मदद करता है। वीडियो से संबंधित प्रचलित शब्दों जैसे वायरल होना इत्यादि का बखूबी प्रयोग इस कहानी में किया गया है। कविता की कुछ पंक्तियों से भी अलंकृत किया गया है। अगली कहानी है एक से बढ़कर। यह डींगे मारने की बच्चों की आदत को दर्शाती हुई कहानी है। दस्ताना मशरूम के इर्द गिर्द बुनी गई है। इसकी आखिरी पंक्ति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। गाड़ी में बैठो, स्कूल के लिए चलो, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। घड़ी देखते ही चारों के चारों स्कूल की ओर भाग लिए। ये थोड़ा समझ नहीं पाई, खैर मेरा व्यस्क दिमाग है। नेकी की राह पर। टेबल टेनिस खिलाड़ियों का ऑटो में बैग छूटना और एक ऑटो ड्राइवर का उस बैग को सही समय पर पहुंचा देना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। यहाँ पर जब ऑटो वाले को कुछ इनाम देना चाहा तो उसके जो शब्द थे वे बड़े प्रभावी बन पड़े हैं। पेज नंबर 45 से वो शब्द आपके लिए मैं पढ़ती हूँ। नहीं भाई जी, आपको सामान मिल गया, आप संतुष्ट हो गए, यही मेरे लिए बहुत है। अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो आप भी किसी की मदद कर देना। ये पंक्तियां अपने आप में ही बहुत कुछ कहती हैं। अगली कहानी जेजू में आई। नंदिनी के भावों को जिस तरह से दर्शाया है वह बहुत प्रशंसनीय है। इस कहानी को पढ़ते हुए ऐसे लगा कि लेखिका स्वयं उन पलों को जी रही हैं। समय समय पर जैसे जैसे स्थिति बदलती रही, नंदिनी के क्या भाव थे, क्या विचार थे और क्या शब्द थे, परफेक्शन के साथ इस कहानी में दर्शाए गए हैं। कुएं का मेंढक। 8 बच्चों को लेकर कहानी का ताना बाना बुनकर उनको लगातार इसमें इन्वॉल्व रखना एक कठिन कार्य है जो लेखिका ने बहुत अच्छे से निभाया है। एक आइसक्रीम के बहाने से टिकी पूरी कहानी वास्तव में बच्चों के भावों को दर्शाने में सक्षम है। लेखिका ने अपने पन्ने नए जगत के इस कहानी संसार में आखिरी से पहले पहरे में इसे वेस्ट इंडीज की जानकारी देने के हिसाब से गढ़ी गई कहानी बताया है। इस कहानी का मुख्य आकर्षण यह रहा कि डिवाइस का सदुपयोग बच्चे कैसे करें, ये बात बच्चे जानते हैं। सांप की केंचुली। केंचुली संबंधी जानकारी देते हुए कहानी बच्चे में से डर निकालने की कोशिश में अंधविश्वास पर प्रहार करती हुई कहानी है। इसकी पंक्तियां पेज नंबर 59 से। अरे नाग में तो इतनी बुद्धि भी नहीं होती कि वह सब याद रख सके और बदला ले। हमारे देश के गांवों में अनेक ऐसे लोग हैं जो आज भी सांपों के बारे में प्रचलित अंधविश्वास को मानते हैं और फैलाते भी हैं। सांप जहरीला जीव है और उसके काटने से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। हम डर से उसे अपना शत्रु समझने लगते हैं और जान से मार देने के लिए उतारू हो जाते हैं। आप एक एक शब्द पर ध्यान दें, हर शब्द कुछ कहता है। इन जीवों को अभय देने, सुरक्षा देने के लिए हमारे पुराणों में कुछ ऐसे मिथ गढ़े गए थे ताकि इनकी रक्षा हो सके जो मानव के लिए उपयोगी हैं। लेखिका के शब्दों से खिलवाड़ करने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कहीं कहीं मैंने उद्धरण के लिए उनके शब्दों को ऐसे ही उठाया ताकि मैं उन्हीं के माध्यम से अपने भावों को आप तक पहुंचा सकूं। कहानियां व्यापक संदेश देने में सक्षम हुई हैं। आदरणीय विमला भंडारी जी को अनेकानेक शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पुस्तक चर्चा। निसंदेह जितनी सुंदर पुस्तक है उतनी ही सुंदर आपने चर्चा यहाँ पर करी है
और सबसे महत्वपूर्ण बात जब आपने कहा कि संजीव जी द्वय, तो मैं कहती हूँ आज ये लगता है विशेष है, 2 विमला और 2 संजीव जी, संजीवनी बूटी की तरह। तो अब मैं आदरणीय विमला दीदी से विमला जी, जी एक चीज मैं शेयर कर दूं। जी पिछले 40-45 मिनट से मैं थोड़ा टेंशन में था। कार्यक्रम शुरू होने से जस्ट पहले 5 मिनट पहले मेरे घर पुलिस आ गई। पता ये लगा कि रात में घर के पास में कोई एक्सीडेंट हो गया था और पुलिस वाले मेरे यहाँ वो कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं। तो मैं जिस समय बोल रहा था, बगल में बैठा पुलिस ऑफिसर उसमें मॉनिटर पे रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। ओके। तो बेचारों को कुछ मिला नहीं, चले गए। हालांकि कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन पुलिस घर के अंदर हो तो थोड़ा टेंशन तो रहता है। इसीलिए मैं बीच में 2-3 चीजें भूल भी गया। जी आप बताएं, शायद अभी गौर भी किया कुछ बताएं, अभी है अपने पास समय, बताइए, नहीं, अभी चले शेयर गए कर वो लोग, दीजिए। चले नहीं, चले आप अपने मन की बात इस पुस्तक पर यदि कुछ रह गया है तो आपका स्वागत है। हो गया जी तो चले गए वो लोग। जी क्षमा प्रार्थी हूँ विमला जी, विमला द्वय जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मैं हमारी लेखिका महोदय को बुलाऊंगी, जो मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है, बस उनकी मुस्कान और उनका ये जो मौन है वो ही भावनाओं की भाषा स्वतः बन रही है। अब वो अपने मुखारविंद से हमें आशीर्वचन प्रदान करें। मैं आप सभी से प्रणाम करती हूँ, और जो लोग भी स्क्रीन पे एक देख सेकंड, रहे हैं और माफी सुन रहे बीच हैं, में और चाहूंगी, आपको बहुत सारी बधाई, क्योंकि सामने अभी आए आप। तो पूरे जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सब की तरफ से आपको नए अवार्ड की, नए वर्ष में आप इसी तरह सम्मान और पुरस्कार लें, और वो जो सारे मन चाहे आपके पुरस्कार है, माँ वीणा पाणी मुझे इस समय मेरी जबान पे विराजित रहे और वो सब आपको मिले, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जी आप सभी से सादर अभिवादन करती हूँ। कार्यक्रम इतनी गति से और इतना अच्छे से विमला जी चला रही है, और ये बात कुमुद जी ने भी पकड़ ली कि 2 विमला यहाँ पर हैं, और विमला जी ने पकड़ा कि 2 संजीव जी यहाँ पर हैं, और बहुत अच्छी पुस्तक पर चर्चा हो रही है, और मैं बहुत अभिभूत हूँ आप सब लोगों की बातें सुन करके। अच्छा लग रहा है। हमारी स्क्रीन से 15 लोग जुड़े हुए हैं। कुल पार्टिसिपेंट रजनीकांत जी शुक्ल हैं, मधुमेश्वरी हैं, प्रभा पारिक हैं, प्रकाश जी शर्मा है, संध्या गोयल है, और डॉक्टर संजीव कुमार तो है ही, लता अग्रवाल है, मधु कुलश्रेष्ठ हैं, प्रज्ञा गौतम है, जगदीश भंडारी जी भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और भी लोग हैं जो देख रहे हैं। और क्योंकि कार्यक्रम के बीच में मैं सबसे बोल नहीं पाऊंगी, तो इस वजह से अभी मैं सबसे अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ कि इस कार्यक्रम से आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम से जुड़े। एक अल्प अनुरोध किया था मैंने डॉक्टर संजीव कुमार से कि मेरी ये नई पुस्तक आई है, और इस पे मैं पुस्तक चर्चा कराना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी के तहत। तो उन्होंने सहर्ष इस बात को मान लिया, और पिछले 1 सप्ताह से हम लोग इसी पर उपक्रम पे काम कर रहे थे कि कौन मुख्य अतिथि होंगे, कौन वक्ता होंगे और कौन संचालन करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार संजीव जायसवाल जी, संजय हमारे बीच हैं। उनके कामों के बारे में कृत्यों में इतनी प्रशंसक हूँ कि बस मतलब मैं अपनी प्रेरणा मानती हूँ उनको, कि उन्होंने जितना जीवन में काम किया है, न केवल बाल साहित्य में बल्कि कहानियों में, व्यंग में, उनकी अपनी एक पुख्ता पहचान है, और हर रचना बहुत उम्दा होती है। ये भी खुशी की बात है कि उन्होंने मेरे अल्प अनुरोध पे इस स्क्रीन पे आना स्वीकार किया और अपने विचारों को कठिन परिस्थितियों में भी प्रस्तुत करने की का उपक्रम किया। अभिभूत हूँ कुमुद वर्मा जी को भी पाकर, जो अहमदाबाद से हैं, और उन्होंने जो पुस्तक की निःशीर्ष समीक्षा की है बहुत अच्छी लगी। और
एक बीच में अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी अगर अपनी स्क्रीन को ऑन कर देंगे। बीच में मैंने स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करी थी, परंतु मेरा कैमरा हैंग हो गया था। तो सभी स्क्रीन अपनी ऑन कर देंगे, वीडियो ऑन कर देंगे, तो जो भी इसके ज्ञाता हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले ले, तो हमारे पास इसके चित्र आ जाएंगे। तो एक दो चित्र हो जाएंगे हमारे पास कलेक्शन के लिए। तो प्रज्ञा गौतम जी, लता अग्रवाल, जगदीश जी भंडारी, सभी अपनी स्क्रीन पे ऑन कर लें, और जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वो लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें, क्योंकि मैं लेने गई तो फिर से हैंग हो जाएगा तो बात नहीं कर पाऊंगी। तो मैं बात कर रही थी कुमुद जी पर, मेरे अल्प अनुरोध पे। वो बिल्कुल जब 3:45 मैंने उनको फोन किया तो कहे हाँ दीदी मैं बिल्कुल एकदम से तैयार हूँ, कार्यक्रम के लिए तैयार हो चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगा, आपका सभी का बहुत अपनापन रहा, और बहुत अच्छे से आपने किस पुस्तक के निचोड़ को, उन कहानियों के मर्म को सबके सामने प्रस्तुत किया। ये बात मैं भी स्वीकारती हूँ, थोड़ा बात आप मेरे से भी पुस्तक के बारे में शायद सुनना चाहते होंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि इस बात को मैं भी स्वीकारती हूँ कि ये जितनी भी कहानियां इसके अंदर थी, बड़ी अजीब घटनाओं से भरी हुई थी, और बड़ी अबूझी बातों का संसार था। क्यों? क्योंकि यह किशोर वय की दहलीज पे खड़े बचपन की बातें थी। मोबाइल अच्छा है या बुरा, ये उलझन अभी भी बच्चों के मन में बनी हुई है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है और बड़े उसके लिए मना करते हैं। मोबाइल कुछ ऐसे ऐसे भी बदलती तस्वीरें जैसी कहानी है, ऐसी ऐसी चीजें भी दिखा देता है जिस पे विश्वास नहीं होता, डर बैठ जाता है बच्चों के मन में। और मोबाइल ऐसा भी होता है जो एक बच्चे को मार भी पिटवा देता है और प्रशंसा भी दिलवा देता है। तो आप जानते ही हैं, जैसा संजीव जी कह रहे थे, कहानी का नाम याद नहीं है मुझे, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, इसलिए क्योंकि वो बच्चे, ये उम्र ऐसी होती है कि उन्हें दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, और दोस्तों के साथ वो मनगढ़ंत बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है। कुमुद जी इसी कहानी पे बोल रही थी कि वो कौन था जो धप से उनकी पीठ पर हाथ पड़ा और उनको कहा कि चलो वैन में बैठो वरना डंडे पड़ेंगे। शुरुआत में जो सीन शुरू होता है तभी कह दिया था कि वो पानी के किनारे पानी खड़े होकर के पत्थर फेंक रहे थे पानी में, और एक से बढ़कर एक गप्पे अपनी बातें कर रहे थे। किंतु वेन वाला उनको लेने आ चुका होता है, और जब वो आवाज देता है और बच्चे अपनी बातों में उसकी सुनते नहीं है, तो आकर के उनके पीठ पे धौल लगाता है और उनको कहता है कि चलो सबके सब वैन में बैठो और स्कूल के लिए चलो। तो इस तरह की ये कहानी है कि बच्चे वापस वर्तमान में लौटते हैं, इस तरह की कहानी है इसका। और खेल खेल में क्या ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं, इसकी कोशिश दो तरीके से इस पुस्तक में देने की कोशिश करी है, ताकि जो प्रचलन में, आम प्रचलन में जो पुस्तकें हैं उनसे हटकर एक पुस्तक तैयार बच्चों के लिए हो, ये कोशिश मेरी रही है। नवाचार नहीं है तो फिर काम करना ही बेकार है, और यही नवाचार मैंने किया है। इसके लिए मैंने चित्र पहेलियां बनाई। बहुत से लोग बच्चों की लिए अ, समर्पण लिख देते हैं, कुछ और चीजें उन पृष्ठों पे लिख देते हैं जो बच्चों के बिल्कुल काम की नहीं है। खुद अद्विक प्रकाशन के जो अशोक जी हैं, उन्होंने, प्रबंध निदेशक, उन्होंने खुद ने ये स्वीकार किया कि जब भी पहली पुस्तक मेरी बाल साहित्य की कोई भी छपती है, मैं उसको ले जा करके उसकी एक कॉपी अपने पोते को देता हूँ। और पोते ने जो है, उनका 8 वर्ष का पोता है, उस पोते ने को देते हुए उन्होंने पुस्तक को कहा कि ये किताब देखो तुम्हें कैसी लग रही है। बच्चे ने वो किताब उठाई और जैसे ही खोला कि उसके अंदर क्विज है कि तितली को फूलों तक पहुंचाओ, तो फट से उसने कहा दादाजी ये तो मैं करूंगा, और पेन उठा लाया और उसने फटाफट 2 रास्ते निकाल के बता दिए। वो कहते हैं कि उनसे भी जल्दी उसने 2 रास्ते निकाल के बता दिए, कि एक लंबा वाला रास्ता और एक छोटा वाला रास्ता। तो यही एक आकर्षण होता है जो बच्चों को किताबों की ओर आकर्षित करता है। हम उन्हें मजबूर करके नहीं पढ़ा सकते हैं, किंतु यदि उनके आकर्षण की चीजें अंदर रहेंगी तो होगा। इसके लिए मैंने स्क्रीन पर, टेबलेट की स्क्रीन पर ये क्विज बनाना सीखा, और 2 क्विज मैंने इसके अंदर दी पुस्तक के अंदर, और एक नवाचार किया।
बच्चों को आप देखिए, पहेली सा लगता है जीवन, कभी उलझा हुआ और कभी सुलझा हुआ। क्यों? क्योंकि बड़े जब उनके कहते हैं, कोई काम करने जाते हैं तो कहते हैं अभी तुम बच्चे हो, रहने दो। और जब वो काम मना करते हैं तो कहा जाता है उनको कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि समझा करो। कैसा अजीब अजीब सी बातें उनकी जिंदगी में है, और कैसा विश्वास और अविश्वास उन्हें है कि बाहर वाले पे, किसी पे भरोसा नहीं करना, अपना सामान यात्राओं में संभाल के रखना। किंतु जब ऑटो वाला उनका बैग वापस लौटा देता है, तो यही विश्वास बच्चों को इंसान पे विश्वास दिलाने में काबिल होता है, जो एक सुंदर और मजबूत समाज का निर्माण करता है। मैंने अपनी बहुत सारी कहानियों पर तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, और न ही मैं अपने मन की बात कर पाऊंगी। जब सबके लिए समय निश्चित है, तो मैं चाहती हूँ कि 10 मिनट का समय ये भी रखा जाए कि जो लोग स्क्रीन पर हैं, वो अपनी बात, जिन्होंने मस्तानों की टोली पढ़ी है, वो लोग अपनी बात करना चाहे तो करें, अवश्य करें। रजनीकांत जी के पास भी ये पुस्तक मेरे ख्याल से पहुंच गई है, प्रज्ञा जी के पास भी पहुंची होगी ये पुस्तक, मधु जी के पास भी है। तो विमला जी से कहूंगी मैं कि हमारे पास अभी समय है 10-20 मिनट का, अम, और आप जो हमारे उपस्थित हैं लोग, अ, जुड़े हैं हमसे, वो लोग चर्चा करना चाहें तो जरूर इस पुस्तक पे बात करें, या बाल साहित्य की किताबों को, कहानियों को लेके भी बात करना चाहें तो अवश्य करें। उनका स्वागत है। नमस्ते जी, विमला दीदी। आप सभी से तो नमस्कार। स्वागत है नमस्कार। प्रभा दीदी आपका। नमस्कार। नमस्ते। मैं बाल साहित्य पे एक बात कहना चाहती हूँ। जी स्वागत है। जी कहिए। मैं भरूच शहर में रहती हूँ, जो एक छोटा सा शहर है, और पहली बार यहाँ पे पुस्तक मेला लगा है, जो कि मैं गुड़गांव में थी, और ये दिवाली के बाद से लगा हुआ है। दिसंबर, पूरे दिसंबर चलेगा। तो कल मैं वहां गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने पूछा कि आपको बाल साहित्य की पुस्तकों की आवश्यकता है, तो उन्होंने मुझे वो कोना दिखाया, और उन्होंने बोला कि मैं तो 100 रुपए में 3 किताबें दे रहा हूँ, जिसको चाहिए वो ले जाए यहाँ से। और जो किताबें पुरानी हो गई बाल साहित्य की, वो तोल के हिसाब से बेच रहे हैं। आप सबको भी बहुत आश्चर्य हुआ होगा ना ये सुन के। और जयपुर में भी है दीदी, एक पूरा बना हुआ है, वहां पर भी तोल में किताबें मिल रही है। ये बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो खरीद रहे हैं, बाकी लोगों के लिए तो वो उसी तरीके से बेचने वाली बात हो गई। और विडंबना ये है कि जो इंग्लिश की बाल साहित्य की पुस्तकें हैं, वो सबसे कम कीमत की पुस्तक 300 रुपए की है, और वो आराम से बिक रही है। तो मुझे कल बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, और मुझे एक बार मेरे सोचने पे विवश हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो मैं दीदी की किताब से कहूंगी कि जैसे डोसा ने बदली आदत ना, डोसा भी जिस तरीके से मुंह पे जबान पे चढ़ रहा समय आने पर, तो उसी तरीके से समय आने पर हमारा जो हिंदी का बाल साहित्य संसार है वो फिर से समृद्ध होगा, ऐसा हमारा नहीं, विश्वास। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे भी पूरा विश्वास है। बिल्कुल पर बदलेगी वर्तमान आदत। में सब लोग बोलते थे, और मुझे जब तक मैंने खुद ने आंखों से नहीं देखा, मैंने विश्वास भी नहीं किया था। जयपुर में भी है दीदी। हाँ, देखिए, इसकी शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी। हम अपने घरों में आदत डालते हैं बच्चों को कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ें और उस लिटरेचर को ग्रहण करें, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि ऐसी पुस्तकें ही हम उपहार में दें, और कम से कम हमारे घरों के बच्चे तो बैठ के पढ़ें। उनके बच्चों के, मित्रों के जन्मदिन होते हैं या रिश्तेदारी में कहीं भी आप गिफ्ट देते हैं, तो कृपया ऐसी किताबों को खरीदें और उन्हें दें। मैंने उदयपुर में बताया भी था ये बात, राजसमंद में जब सब लोग इकट्ठे हुए थे बाल साहित्यकार, तब मैंने बताया भी था कि मेरी अपनी पोती की जन्मदिन पार्टी में रिटर्न गिफ्ट में पुस्तकें भी दी थी, और एक बच्चों के लिए वाटर बॉटल भी दी थी। तो बच्चों के जाने के बाद सारी बाल पुस्तकें कुर्सी पे ही पड़ी रह गई थी, एक भी बच्चा लेके नहीं गया था। ये मैं सिर्फ उन्हीं बातों पे ज्यादा अच्छी तरह से विश्वास कर पाती हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, अनुभव करती हूँ। तो कल मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी कि हिंदी की किताबें, इतनी अच्छी देखिए अच्छी किताबें। मैडम, ऐसा है मैडम, इस घाव का इलाज वो नहीं है जो हम आप सोच रहे हैं। समस्या क्या है, लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था दी है
उसमें शिक्षा रोजगार से जुड़ा है। बिल्कुल। और रोजगार तभी मिलता है जब बच्चा अंग्रेजी ना हो। तो जब वो बच्चा हमारा बच्चा अंग्रेजी में पढ़ रहा है, सब कुछ उसका इंग्लिश में है, तो हिंदी की किताब की तरफ देखेगा नहीं। तो जब तक हिंदी को रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक न तो हिंदी का उत्थान हो पाएगा, ना हिंदी साहित्य का हो पाएगा। क्योंकि जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं वो यूज टू ही नहीं है हिंदी पढ़ने का, तो बेचारे लेके करेंगे क्या? समस्या कहीं और है। नहीं, हाँ, ये बात भी सही नहीं, लेकिन जैसे संजीव मेरे जी, गांव में ये किताब एक लेके चीज ना ऐड बच्चे करना चाहूंगा जी। इसी संदर्भ में। देखिए, हम बातें कुछ भी करें, लेकिन अगर अपने मंथली बजट को देखें, उस मंथली बजट में किसी ने भी 100 रुपए की किताबों का प्रोविजन नहीं किया होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम 100 रुपए की भी किताबों का प्रोविजन नहीं करते अपने 20,000, 40,000, 50,000 रुपए के मंथली बजट में, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर किताबें आएंगी तो बच्चे पढ़ेंगे, शुरू में जी नहीं पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे। दूसरी चीज, हम जब खाली होते हैं, विशेष करके सायंकाल डिनर के उपरांत, हम क्या करते हैं? फेसबुक लेके बैठ जाते हैं, इंस्टाग्राम लेके बैठ जाते हैं। किताब पढ़ के दिखाएं, बच्चे सोचेंगे कि शाम को किताब पढ़नी चाहिए। तो जो आप उनको सिखाना चाहते हैं वो सबसे पहले आजमाना पड़ेगा। जब हम बिल्कुल सही। किताबें नहीं लाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? हम खरीदते नहीं। तो ये सबसे पहले ये जरूरी है कि बजट में प्रावधान हो, और दूसरा, आधे घंटे का आपका पढ़ाई का निकले जिससे बच्चे देखें। आप देखिए भाई, बदलना शुरू हो जाए। बहुत अच्छा सुझाव है। पुराने जमाने में यही होता था, हर घर में पत्रिकाएं आती थी। हमारे पिताजी तो कई प्रकाशन संस्थाओं के सदस्य थे, जहां से वो वीपीपीबी से हर महीने किताबें आती थी। हाँ, हम लोग पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे सब वक्त बदल गया। बस कहीं ना कहीं दोष हम लोगों का भी है। दोष हम लोगों का सबसे ज्यादा है। अगर हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल नहीं रखेंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे, कदापि नहीं सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले अपना नजरिया बदलना होगा। बिल्कुल सही। मैं तो हिंदी अंग्रेजी वाले पे बात कर रहा था कि अंग्रेजी पुस्तकों पर आकर्षण है, उसके पीछे भी कुछ दोष सरकार का है, कुछ गार्जियंस का है कि सब बच्चों को अंग्रेजी ही पढ़ाया जाएगा। कम से कम हम तो अपने अपने यहाँ से, क्या बोलते हैं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम शुरू कर सकते जी हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही। नमस्ते सर, कुछ बोलना चाहता हूँ। नमस्ते। जी जी, स्वागत है। नमस्कार। बोलिए। हाँ, हम सलूमगढ़ से बोल रहा हूँ। मैडम का डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में बहुत योगदान है और समाज में भी। और अभी जो इशू आया है फिजिकल बुक्स, हम लोग जैसे सर ने बोला, लॉर्ड मैकॉले ने वो सिस्टम जारी किया था। तो अभी एक सोशल साइंटिस्ट ने भी बताया कि फोरकास्ट है उनका कि हम लोग पेपरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं और डिजिटल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक फिजिकल मोड पे एक बिल्कुल चैलेंज है। और ऐसा नहीं है कि बाल साहित्य फिजिकल मोड के चलते हट जाएगा। एक कहावत ये भी है, जोड़ी जाने हीरे की परख। तो हमेशा ये कदर रहेगा बाल साहित्य का। क्यों? ये एक निर्माण करता है। जैसे मैडम के स्टोरीज में मैडम का जो पर्सनैलिटी है, तो सारे स्टोरीज में मैडम का पर्सनैलिटी झलकता है। और मैडम कोई पेन से मुझे तो नहीं लगता मैडम पेन से वो स्टोरीज लिखते हैं। मैडम ब्रश, जैसे कैनवस में ब्रश लेके एक रेनबो की तरह लिखते हैं। जो 12 डिस्कशन हुआ स्टोरीज का, तो उनमें अलग अलग चीज, जैसे नेचर के प्रति प्रेम, तो मोरल साइंस कल्टीवेट करना बच्चों के अंदर, साइंस फिक्शन, फिर एक जैसे हम लोग क्षेत्रवादी की तरह, राष्ट्रवादी की तरह एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट देखते हैं। वेस्ट इंडीज के बारे में लिख रहे हैं, तो मैडम कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है हम लोग सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। तो सारे सोच मैडम का जो पर्सनैलिटी है सारे स्टोरीज में झलकते हैं। और एक दादाजी का नाम लिया गया कि वो कछुआ, एक तो नेचर का भी दर्शाया गया। और उस दादाजी एक छोटा शब्द नहीं है। आज मैडम के उस सोच को दिखाता है कि एक जॉइंट फैमिली का इंपॉर्टेंस, कि दादाजी को अहमियत दिया जा रहा है, दादाजी को सुन रहे बच्चे, मान रहे। तो सारे बहुत कुछ इसमें आ रहा है। मैडम का जो पर्सनैलिटी है इंटीग्रेटेड रूप में पॉइंट टू पॉइंट 12 स्टोरीज में झलक रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू एवरीबॉडी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई अपनी मैं बात? बीच में एक बात ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आदरणीय रजनीकांत शुक्ल जी का टाइप्ड मैसेज है कि उनको भी बोलना है। बिल्कुल, उनका स्वागत है। निर्मला जी बुलाइए। हाँ, आदरणीय रजनीकांत जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पधारें और अपने बात और अपने अनमोल उद्गार प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर रजनीकांत शुक्ल जी। जी नमस्कार आपका। जी मैं धन्यवाद। दरअसल मैं तो इस चर्चा को सुनने ही आया। मस्तानों की टोली मुझे मिली नहीं, इसके बारे में मैं सुन तो रहा था। पुस्तक बिमला जी ने शायद भेजी होगी, लेकिन बिमला जी से मिली नहीं मुझे। और ये जो है संजीव जी ने उस कहानी का जब जिक्र आया तो बोले कि हम सस्पेंस खत्म हो जाएगा, हम बताएंगे नहीं। तो मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई कि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, और शीर्षक भी वही है। तो मैंने अभी यहाँ पे बैठे बैठे जो है कुछ पंक्तियां उस पुस्तक के स्वागत में लिखी हैं, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि चलते हैं हम ऐसे जैसे चलती कोई, चलते हैं हम ऐसे जैसे चलती कोई गोली, अरे मस्तानों की टोली आई, मस्तानों की टोली, करे नहीं परवाह किसी की, आगे आगे बढ़ते, करे नहीं परवाह किसी की, आगे आगे बढ़ते, सागर में गहरे जाते, पर्वत की चोटी चढ़ते, अपनी मर्जी के हम मालिक, नौकर नहीं किसी के, अपनी मर्जी के हम मालिक, नौकर नहीं किसी के, जो भी मिले प्यार से हमसे, हम हो जाएं उसी के, जिससे मिले बलाने अपना, जिससे मिले बना ले अपना, ऐसी अपनी बोली, अरे मस्तानों की टोली आई, मस्तानों की टोली, मस्तानों की टोली आई, मस्तानों की टोली। तो मैं तो बिमला जी की पुस्तक का स्वागत कर रहा हूँ उनके शीर्षक से ही। अब वो पुस्तक मिलेगी तो मैं उसके बारे में जानूंगा, लेकिन बहुत सारी बातें जानी मैंने जो अभी लोगों ने बताई। और मैं तो बल्कि यही कहूंगा कि अभी जैसे एक उसमें जिक्र आया कि वो उन्होंने कोई वो सांप वाली कहानी कोई बताई कि उसमें कुछ ऐसी बातें आई कि जिनको वो नहीं करते हैं। कहने का मतलब ऐसी बातें उनके बारे में कह दी गई ताकि वो उनको मारे नहीं कोई। तो वो वाली बात अभी जब ढूंढ रहे थे तो मैं अपनी एक कविता को याद कर रहा था, सांप सांप के नाम से जो मैंने लिखी, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगा आपसे। कि लंबी लंबी पूंछ तुम्हारी रंग बिरंगी काया, लंबी लंबी पूंछ तुम्हारी रंग बिरंगी काया, और कहते तुम जमीन के अंदर रक्षा करते माया, लोग पूछते हैं तुमको और तुमसे ही डरते भी, लोग पूछते हैं तुमको और तुमसे ही डरते भी, घर के अंदर दिखे कहीं तो घर के बाहर करते भी, घर के अंदर दिखे कभी घर के बाहर करते भी, पूजन और दमन का कैसा ये अजीब है रिश्ता, शत्रु मानते और मित्र भी, दुश्मन और फरिश्ता, हो किसान के मित्र खेत की रक्षा में हो तत्पर, चूहे छिपकलियों को खाते रहते हरदम छिपकर, डाल गले शिव तुमको रखते पूजनीय हो आप, पता चल गया या नाम बताऊं, तुम तो हो जी सांप। तो ये एक पहेली भी है और नवाचार की बात बिमला जी कह रही थी, तो मैंने इस तरह की कुछ कविताएं लिखी हैं जिसमें उस विस्तार का दिया जाएगा और उसके अंत में उसका जो है वो पहेली का अर्थ बताया जाएगा। तो इस तरह की मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। तो मुझे अभी याद आ गई आपकी बात जब आई तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर कर ले। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर लगी और आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने विषय को आगे बढ़ाते हुए सांप पर अपनी कविता सुनाई। और ये सांप वाली और दो सरफराज की कुई भी है, और जो सांप की केचुली वाली कहानी तो बड़ी मजेदार है। आप जल्दी से पढ़ के और बताएं कि कैसे लगी। मस्तानों की टोली बहुत जल्दी पहुंच ही रही है आपके पास। और
और कोई साथी अपने उद्गार प्रस्तुत करना चाहे तो, क्योंकि इस समय भी अपनी इजाजत देगा। और कोई, मुझे क्या कि शो नहीं हो रहा कि किसी का भी कोई मैसेज, और कोई अपनी बात कहना चाहे तो स्वागत है उनका। प्रज्ञा गौतम है, संध्या गोयल है, लता अग्रवाल है, जी, आप में से कुलश्रेष्ठ है। एक बात और कहना चाह रहे थे कि ये पुस्तक अद्वैत प्रकाशन से आई तो अशोक जी को जुड़ जाना चाहिए था इससे। पता नहीं वो किस कारणवश नहीं जुड़ पाए। कल मैं व्यस्त था सारे दिन कार्यक्रमों में, तो कल मैंने रात में आके देखा कि उनका फोन आया था मेरे पास अद्वैत प्रकाशन वालों का, लेकिन पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे। कॉल बैक मैंने नहीं किया, अभी कार्यक्रम से कुछ पहले ही मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे कोई कॉल उनकी आई हुई, तो क्या कारण था नहीं मालूम, लेकिन जुड़ते तो थोड़ी और बात होती, शायद उनका भी पक्ष सामने आता। जी जी, मैं अधिक तो कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि किताब तो मेरे पास पहुंच गई। माधु दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बिल्कुल अपनी बात कहें। किताब तो मुझे मिल गई है लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य भी नरम है। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं बाल साहित्य से विमला जी के माध्यम से ही जुड़ी हूँ और आप ही ने मुझे इससे जोड़ा है, और मैं अपना साहित्य के क्षेत्र में मैं इनको अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि इन्हीं के प्रोत्साहन से मैं आज इस मंच से या अनेक मंचों से जुड़ी हुई हूँ। और मैं पद्य रचना ज्यादा करती हूँ और लंबी रचनाएं मेरे से हो नहीं पाती गद्य में, तो मैं विमला जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज की जो चर्चा मैंने आपकी कहानी की सुनी उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी और अब मैं निश्चित रूप से उसको पढ़ूंगी और अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद आप सबको, मेरा सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका स्नेह मिलता रहता है हमें सबको। नमस्कार विमला दीदी और नमस्कार विमला जी, सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अशोक गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं अद्वैत प्रकाशन से, और उनका वीडियो अभी ऑन हुआ है, माइक भी वो अपना ऑन कर दे और अपनी बात कहें। जी हाँ, स्वागत है, आप अपनी बात कहें, फिर हमारे शायद साथ वो जर्नी में है। हाँ, अशोक जी गुप्ता अपनी बात कहें, वो अपना माइक ऑन कर दे। आपका माइक बंद है सर। परम आदरणीय अशोक जी सर को हम आमंत्रित करते हैं, जो अद्वैत पब्लिकेशन से इतनी सुंदर पुस्तक उन्होंने प्रकाशित करी है। आपका स्वागत है। और आदरणीय अशोक जी सर, उनका माइक ऑन नहीं है, वो बोल तो रहे पर माइक ऑन नहीं है, तो कॉल करके कहें तो उनको। ठीक है, कहती हूँ मैं। आदरणीय अशोक जी, आप अनम्यूट कर लें। कॉल तो रहे होंगे ना। बोल जरूर रहे हैं परंतु अनम्यूट नहीं किया उन्होंने। एक बार उनको कॉल कर दीजिए फोन नंबर पे, ताकि जब तक कोई और अपनी बात कहना चाहे तो तब तक वो अपनी बात कह ले। जी हाँ विमला जी, मैं बोल रही थी, लता अग्रवाल। हाँ दीदी, लता दीदी स्वागत है। जी हाँ, कहिए अपनी बात। मैं इसलिए खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी क्योंकि पुस्तक मेरे पास नहीं थी। आप ना अपना, और आपका वीडियो शायद बंद है। हाँ, वीडियो मैंने बंद कर रखा है। और हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बाल साहित्य की बात आती है तो सबसे पहली कहानी अगर मैंने बाल साहित्य के लिए लिखी है तो वो विमला दीदी के मंच सलूम्बर की प्रतियोगिता। नहीं, आप जुड़ गए हैं और आपका फोटो भी आ रहा है, किंतु आपने क्या है कि इसको माइक को ऑन नहीं किया। माइक अब ऑन हुआ है। जी सर, अभी आपको बुला। जी आदरणीय अशोक जी सर, आपका स्वागत है। सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को नमस्कार। आवाज मेरी आ रही है? जी आ रही है, नमस्कार। हाँ, सभी को नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा इसमें जुड़कर। मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थी। जी जी, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए बात नहीं हो पा रही ज्यादा। मैं विमला भंडारी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा एक शानदार पुस्तक के लिए, और अपनी तरफ से ये भी बताना चाहूंगा कि एक बाल साहित्य की पुस्तक को निकालने के लिए प्रकाशक को बहुत
मुद्दों से जूझना पड़ता है। हेलो। जी जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, बड़े कई मुद्दों से जूझना पड़ता है। अभी बात मैं सुन रहा था कि उदयपुर में और जयपुर में बच्चों की किताबें जो हैं तोल के भाव बिक रही थी। तो बड़ा अफसोस होता है इनको सुनकर, क्योंकि प्रकाशक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों की किताब बनाने के लिए। और बच्चों की एक किताब के लिए जब चित्र बनते हैं और सारे काम होते हैं उस पर, तो एक किताब की कीमत कभी जाकर 20,000 रुपये पड़ती है। और जब हम उसको खरीदने जाते, बेचने के लिए जाते हैं, मार्केटिंग करने जाते हैं उस किताब की, क्योंकि सरकारी बजट्स बहुत कम हो गए हैं और उस बजट के मुताबिक जो है सरकार परचेज नहीं कर रही है, और बच्चों तक बाल साहित्य सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों तक जा रहा है जो हिंदी का बाल साहित्य है। बाकी तो बच्चे आजकल इंग्लिश की किताबें खरीदते हैं और उस पर ही चर्चा होती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि भंडारी जी ने बताया था कि मैं घर किताब लेके, मैं बाल साहित्य की कोई भी किताब होती है तो मेरे 2 पोते हैं, मैं उनके लिए लेके जाता हूँ। तो एक ने खोलते सबसे पहले जो है वो निकाला और वो ये कहने लगा, बाबा मैं आपको बताऊंगा ये रास्ता कहाँ से कहाँ जाएगा। और वो फटाफट रास्ते से लेके गया और फिर वो उसने बताया मुझे 2 रास्ते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो बहुत सुंदर चित्रण था और इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। और एक मैं एक्चुअली ना, मेरे घर में एक पोती आई है कल, तो थोड़ा सा उसमें व्यस्त था, नहीं तो मैं पहले से ही जुड़ता। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मुझे शामिल करने के लिए। जी शुक्रिया। सर, आपको भी दादाजी बनने और नई पोती के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे धन्यवाद पुस्तक चर्चा समारोह की तरफ से। जी सर। जी, शुक्रिया। दीदी मैं भी कुछ कहना हाँ चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है दीदी। इधर से नाम गलत आ गया, साहित्य अकादमी। विमला दीदी को पुस्तक के लिए भी बहुत बहुत बधाई, और जो उनको सम्मान देने की बात है जो अभी आज पता चला है उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और हाँ, आप साहित्य अकादमी में का। विषयों के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे लेखन में भी सबसे ज्यादा जो मुझे प्रिय है वो बाल साहित्य ही है। और जैसा विमला दीदी ने मेरे मार्गदर्शन किया है, मैं आशा करती हूँ कि आगे भी उनका मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। और जो मेरे अंदर बहुत सारा लिखने के लिए है, मैं उसे कागज पे उतारना चाहती हूँ, प्रकाशित करवाना चाहती हूँ, वो सब आगे संभव हो सकेगा। बस आप सभी को जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लता दीदी, आप अपनी बात कहिए। चलिए, नंबर आया आखिर। नहीं नहीं, कोई तो बात मैं नहीं। मैं आरंभ से ही जुड़ी हूँ और मैं बड़े खामोशी से सुन रही थी, क्योंकि पुस्तक नहीं पढ़ी है मैंने, थी नहीं मेरे पास। तो जी केवल मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगी कि अगर मैंने बाल कहानी अगर पहली बार लिखी है तो वो दीदी की प्रतियोगिता के लिए लिखी है बाल कहानी। और संयोग ये रहा कि वो गुड टच बैड टच को वहां पर निर्णायकों ने प्रथम रखा, तो उससे मेरा उत्साह बढ़ा। और फिर हम ग्रुप से जब जुड़े हैं, उनके मंच से जब जुड़े हैं, तो वहां पर जो विविध विधाओं में बाल साहित्य लिखा जा रहा है, तो मेरा जितना भी बाल साहित्य में, पिछली बार भी दीदी को बोली थी कि मेरे बाल साहित्य का श्रेय आपको ही जाता है कि आप इतनी विधाओं में जब हमें चुनौतियां देती तो उस चुनौती को बड़े खुशी खुशी स्वीकार करके और हम उस पे कूद पड़ते हैं। और बस इसी तरह हमारा बाल साहित्य समृद्ध होता रहे, आपका सहयोग मिलता रहे। बहुत धन्यवाद, बहुत जी शुभकामनाएं। जी, बहुत धन्यवाद लता दीदी आपको। और कोई अपनी बात? प्रज्ञा गौतम भी जुड़ी हुई है। जी प्रज्ञा जी, आपका स्वागत है। प्रज्ञा जी, शायद कुछ नहीं कहना है। प्रज्ञा जी, आप तक बात पहुंच रही है ना? आप कुछ कहना चाहेंगी आप? प्रज्ञा जी, वो बोल रही है पर उनकी आवाज नहीं है। वो शायद या तो कुछ कारण नेटवर्क इशू होगा। माइक भी ऑन है उनका। चलिए। मैं कहूँ? बिल्कुल।
मैंने जो ये किताब पढ़ी, वो कह रहे हैं जब इतनी चर्चा हो रही है कि बच्चे नहीं पढ़ते, ये दर्द है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि जो भी पुस्तक मेरे पास आती है वो निसंदेह बच्चों के पास जाती है और बच्चे उसको पढ़ते हैं, लेखक से बात करते हैं। और जो हमारे जितने भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिन्होंने अब तक पुस्तकें भेजी है, अभी कुछ समय पहले ये अटूट बंधन के पेज पर जब किरण सिंह जी की पुस्तक का विमोचन हुआ, उनकी भी कविताएं जब बच्चों के माध्यम से गई तो एक लेखक के लिए अनूठी बात थी। जबकि आदरणीय विमला दीदी की तो सारी किताबें मेरे बच्चों ने पढ़कर इनसे बात करी है, जो भी मेरे पास भेजता उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि अरे बच्चा भी इस तरीके से कविता बोल करके इस तरीके से सुनते हैं क्या स्कूल में। क्योंकि लिखने वाले को जब पता ही नहीं कि बच्चों तक पहुंचती है तब उसका रिएक्शन भी होता है। और मेरे पास तो बिल्कुल गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने किताब और मस्तानों की टोली की बात तो मैंने कह ही दी थी कि पुस्तक ही गुम गई थी दादाजी पढ़ने के चक्कर में। तो मैंने कहा मैं कहाँ से बात करूंगी अपनी, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। अब मैं भी इस किताब को लेकर के थोड़ा सा मैंने भी जो कुछ अपनी बात है मैं भी साझा करना चाहूंगी। मैं क्या इसमें पहले वो नहीं कर पाई थी, 2 मिनट में अपनी बात। मैं इसमें डायरेक्ट एक समीक्षात्मक बात करूंगी। सद्य प्रकाशित बाल कहानी संग्रह निसंदेह बालकों में पुस्तक पठन की पिपासा को तीव्रता से जगाने का सामर्थ्य रखता है। यह कोरी कल्पना नहीं, यथार्थ है। हुआ यूं कि पुस्तक जब हाथ में आई तो पहले पहले होड़ मची, आइसक्रीम किसको मिलेगी। फिर बड़ा मजा आया सयानी तितली रानी को फूलों तक पहुंचाने में। अब नए जगत की इस कहानी संसार के बारे में पढ़ा तो फिर भला कहाँ छूटने वाली थी पुस्तक हाथ से। अब पुस्तक चली स्कूल, अपने प्यारे नन्हे मुन्नों के बीच। सबसे पहले प्रार्थना सभा में आवरण पृष्ठ देखकर बच्चे मोहित हो गए और बड़े रोचक तरीके से हुआ आवरण पृष्ठ का साक्षात्कार। खूब आनंदित हुआ बाल मन। अब पुस्तक पढ़ने को हुआ लालायत। अब प्रतिदिन की प्रार्थना सभा में कहानियां सुनने, गुनने और उन पर चर्चा का सुखद कार्यक्रम चलता रहा। बच्चों में अब रोज रोज पुस्तक घर ले जाने की डिमांड बढ़ती गई। हद तो तब हो गई जब पुस्तक ले जाने वाली बच्ची गांव चली गई और उसके दादाजी ने पुस्तक पढ़कर अपने कमरे में रह गई और बच्चों को लगा कि शायद पुस्तक किसी ने चुरा ली। जब पुस्तक प्रेम की ये बात किसी के ध्यान में नहीं रही और पुस्तक की खोज में पूरे विद्यालय का कोना कोना छान मारा। मस्तानों की टोली के सर्च ऑपरेशन में बच्चों ने न जाने किस किस बच्चे को पुस्तक ले जाने की कतार में लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। इस तरह बड़ा दिलचस्प समय उस बच्ची के स्कूल आने के साथ ही जब पुस्तक मुझे वापस मिली जब जाकर के थमा और अब मुझे कहानियां पढ़ने का अवसर मिला। इस संग्रह के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह 1 वर्ष के 12 महीने अपनी भिन्न भिन्न मौसमी विशेषताओं में अपना अनूठा स्थान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार विविध विषयों पर सृजित इस कृति की 12 अनुपम कहानियां, लापता पैकेट से लेकर सरप्राइज की कुई तक का सफर बाल मन को रोमांचित करता, उनसे मस्ती करवाता, उन्हें नेकी की राह चलाता, चमकीले पीले पत्थर के लिए ललचाता, भूख लगते ही डोसा खिलाता तो सांप की केचुली से डराता हुआ अपने प्यारे जेजू के आने की खुशियां मनाने नजर आता है। हमेशा की तरह बाल साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर विमला जी भंडारी की कहानियां बच्चों में बिल्कुल मीठे रसगुल्लों से गपागप बिना अथक प्यास के मुंह में घुलने वाली मिठास सी लगती है। क्योंकि जिस तरह रसगुल्ले को खाने से कोई मेहनत नहीं होती, उसी तरह जबरदस्ती बच्चों को मुझे पुस्तक पढ़ाने में मेहनत नहीं लगी। इसी मीठे एहसास के चलते बालक एक बार पुस्तक हाथ में लेते ही फटाफट उसे अंतिम कहानी तक पढ़ने को जिज्ञासु नजर आता है। इसकी साख मेरे द्वारा विद्यालय स्तर पर इस पुस्तक की लोकप्रियता के आधार पर है। बात करें पहली कहानी लापता हुआ पैकेट का, सच मासूम बाल मन की संवेदनशीलता जो बड़ों की भी आंखें खोल देता है। साथ ही अन्न के अपमान के स्थान पर अन्न का सम्मान सही तरीके से करने की दिशा में एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। इसकी एक वानगी देखिए, रोटी डस्टबिन के कचरे के साथ जा रही थी, मैंने उसका अच्छा उपयोग किया ना, भूखे को रोटी देकर ठीक ही किया ना। ये पंक्तियां मन को छूती हुई कहानी का प्राण तत्व है जो विमला जी एक मिनट, ये भंडारी द्वय दोनों के माइक खुले हैं। हाँ दीदी आपका माइक बंद कीजिए। जी
हाँ, बात करते हैं दूसरी कहानी कच्ची पौध। बेहद सुंदर शीर्षक द्वारा बच्चों में कछुआ पालन के सुंदर मनोभाव का जीवंत वर्णन। और इन दिनों मेरे स्कूल के जस्ट पीछे वाले तालाब में बड़े कछुए आ रहे हैं, तो ये कहानी तो बच्चों को मजा ही आ गया। उनके द्वारा कछुओं को खिलाना, उनका ठीक तरीके से लालन पालन, उनकी सुरक्षा के जबरदस्त प्रबंध, उसके लिए गृह सज्जा का मोहक चित्रण करने के साथ साथ ही कल्पनाओं की अनूठी उड़ान जब धड़ाम से धरती पर गिरी, जब दादाजी ने कहा उसे पालने की बात भूल जाओ, तुम्हारा पालना उसे कैदी बना देगा। डोसा ने बदली आदत कहानी वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर अवलंबित है। जब माँ की ममता से पूरित भोजन का स्थान जंक फूड, फास्ट फूड ने ले लिया, परंतु जब उसी मनपसंद डोसे का निवाला मुंह से निकाल प्लेट में रखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। आप सोच रहे हो ना कि ऐसा क्या हुआ होगा? तो सुनो, वह चीज अब जली बीड़ी का टुकड़ा थी। ये कहानी पढ़कर हमारे बच्चों की मनोवृत्ति कितनी बदलती है। खान पान को लेकर ये तो मैं एकदम सटीक नहीं कह सकती, पर इतना जरूर तय है कि जब भी बच्चे बाहर का खाएंगे, एक बार इस पर मनन अवश्य करेंगे। बदलती तस्वीर इस कहानी में नित नवीन तकनीकी को जाने बगैर बाल मन की दुश्चिंताओं को सजीवता के दर्शाते हुए चित्रण किया है। सचमुच कितना संदेश परक लिखा है। आशंकाएं करने से हिम्मत टूटती है। बहुत बड़ा दर्शन जो मुझे महसूस हुआ। पहले चीज को समझना चाहिए ताकि दिमाग अच्छी तरह से काम कर सके। दुश्चिंता से दिमाग कुंद हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब किसी भी बात को तय तक जाए बगैर उसको कभी हमें तूल नहीं देना चाहिए। चमकीला पीला पत्थर जो जैसलमेर के हाबुरिया भाटे में जो भी एमिनो एसिड, फिनाइल, जो भी दूध जमाने के केमिकल है उस पर बात है। और साथ ही भूगर्भ से निकले इस पत्थर को चमत्कारिक पत्थर बनाना बेहद दिलचस्प लगा। मस्तानों की टोली, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, बच्चों में बढ़ते मोबाइल क्रेज, रील्स वीडियो बनाने से होने वाली परेशानियों को यहाँ बेहतरीन रूप से दर्शाते हुए मस्तानों की टोली का सुंदर फोटो जो चाहे गलत रूप से इस साइट पर अपलोड हुआ, परंतु उसके पीछे की एक बेहतरीन सोच के कारण उसके सुखद परिणाम भी सामने आए। कहने का आशय, नई तकनीक का उपयोग यदि सकारात्मक सोच के साथ किया जाए तो कभी कभी ये भी सुंदर परिणाम देते हैं। और यदि हम इसे बुरी तरह मोबाइल की लत है तो निश्चित रूप से यह समय की बर्बादी का सबब बनता ही है। एक से बढ़कर एक कहानी गपबाजी पर अवलंबित, मनोरंजन से भरपूर। इसमें जादुई दास्तानों का सच तो आप जानिए। पढ़िए मेरी प्यारी पुस्तक मस्तानों की टोली। बस इतना कहूंगी आपको कि पुस्तक पढ़ करके मजा जरूर आएगा। नेकी की राह बाल मन में दूसरों की भलाई करने का बीजारोपण करती है। यदि ऑटो वाला समय पर सामान लेकर नहीं पहुंचता तो प्रतियोगी खिलाड़ियों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता? सभी बच्चे उदास क्यों हो गए? और इस घटना से क्या सबक मिला, आप ही बताइए। जेजू में आई कहानी सबसे अनूठे विषय पर लिखी गई है। जब बाल मन पर घर में आने वाले नवागतों को लेकर रहस्य बने रहते हैं, तब नए मेहमान को लेकर कैसे उत्साहित होता है। अनोखे अंदाज में बाल मनोविज्ञान का चित्रण यहाँ खूबसूरती से देखने को मिलता है। कुएं का मेंढक कहानी में खेल खेल में क्रिकेट की रोचक जानकारी, क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की अवधारणा जानने का अवसर मिला। साथ ही टीवी पर मैच के साथ स्वयं के द्वारा खेल खेलने पर भी यहाँ बल दिया गया। सांप की कैचुली, वन विभाग में कार्यरत बुआ जी का सांप की कैचुली से अमृत को डराने का प्लान कैसे पड़ा बुआ जी पर उल्टा, और बुआ जी जबरदस्त कैसे डरी। तो बच्चों ये दिलचस्प कहानी पढ़िए। सरफराज की कुई कहानी दादी नानी से सुने किस्सों की याद दिलाती है। इसमें जानवरों की एकता हमें सीख देती है कि मुसीबत के समय सबको मिलकर एकता के साथ रहकर कैसे डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। इस तरह सभी 12 कहानियां पढ़ने पर महसूस हुआ कि लेखिका ने भिन्न भिन्न विषयों को आधार बनाकर बालकों के समक्ष एक सुंदर पुस्तक का रूप दिया। अपने रचना कर्म में पूर्ण निष्ठा के साथ इस बात पर भी बल दिया कि कहानियां कहीं भी थोपे हुए उपदेशों पर अवलंबित होती दिखाई न दे। साथ ही कहानियों में रोचकता, सरसता, संवाद, पात्रोनुकूल, छोटे छोटे वाक्य विन्यास के साथ ही सुंदर चित्रात्मकता के साथ प्रस्तुत कहानियां निसंदेह पाठकों को पसंद आएगी। ये पाठक स्वयं कहानी पढ़कर उसे अपने विवेक से इसमें जो कहानियां है वो में जो शिक्षा है स्वयं ग्रहण करेंगे। कहीं थोपी हुई अनावश्यक नहीं लग रही। निसंदेह बाल साहित्य की अनूठी कलम से रचित ये कहानियां साहित्य क्षेत्र में कालजयी रहेगी। अपनी लेखकीय क्षमता से लेखिका अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुकी है। और आज तो खुशी है कि 2025 का भी
अवार्ड आने शुरू हो गए। तो ये आज अच्छी पुस्तक चर्चा के साथ ये बात भी रही। हमारी माँ वीणा पाणी से मैं यही विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि ये श्रृंखला निरंतर बढ़ती रहे। आपको अनेक बधाई और शुभकामनाएं। आप इसी तरह रचना करें और हम जैसे बच्चों को सिखाती रहे, हम फिर उन छोटे बच्चों को सिखाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार जी। माइक विमला जी को मेरा बहुत बहुत बधाई को नए अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी की बहुत आभारी हूँ, खास तौर से डॉक्टर संजीव कुमार जी की, जिन्होंने ये पटल दिया, जिन्होंने इस मीटिंग को स्वीकार किया और पुस्तक पे चर्चा करवाई, और उसके साथ ही नए साल का उपहार देने की तैयारी भी उन्होंने कर ली। उनकी हृदय से आभारी हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार जी की, और आज के संचालक विमला जी, किस तरह से सधे हुए शब्दों में इतने कम समय में उन्होंने कार्यक्रम को पूरा कराया, और सभी जो जुड़े उन लोगों को भी अपनी बात कहने का अवसर दिया, और एक अच्छी परिचर्चा के साथ ये पुस्तक चर्चा भी संपन्न हुई। ये उनका कुशल संचालन है। और कार्यक्रम से जुड़े संजीव जायसवाल जी, जो शायद अब निकल चुके हैं, क्योंकि उनके घर पे जो एक तत्काल इशू आया था और वो भी उसी समय आया था, ऐसी इस परिस्थिति में भी वो कार्यक्रम से जुड़े, और अच्छा लगा मुझे, उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया विषम परिस्थिति में भी। कुमुद वर्मा जी ने अपनी बहुत अच्छी बात पुस्तक पर रखी। रजनीकांत जी शुक्ल जी का भी शुक्रगुजार हूँ। मधु माहेश्वरी की, प्रकाश जी शर्मा की, संध्या गोयल जी की, लता अग्रवाल की, मधुर कुलश्रेष्ठ जी की, प्रज्ञा गौतम की, और जगदीश जी भंडारी की, और जो लोग 15 लोग जुड़े थे, अशोक गुप्ता जी, सभी की को बहुत बहुत आभारी हूँ। इस पुस्तक को अपने हाथों हाथ लिया, इस पुस्तक का आवरण चित्र बनाया और अंदर का जो चित्र बनाया दिलीप जी, उनकी भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत मनोयोग से इसके चित्र बनाए और रेखांकन किया। तो आज अल्प विदा लेते हैं आप लोगों से।